हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एनसीईआरटी की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ें, और आप सेकंड बार पढ़ रहे हैं फिर भी बढ़िया से पढ़ें, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। ये क्लास 6 का है और चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए देखते हैं और इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि कोई भी व्यक्ति हो, शाम के समय आप आसमान में तो एक बार देखे ही होंगे। तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे क्या होती है, तारों की जो संख्या है आसमान में वो बढ़ने लगती है शाम के बाद। बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद इतना हो जाता है कि बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे लगता है कि आसमान सुसज्जित हो गया है और देखने का भी मन करता है। तो आप गौर से देखे होंगे कि सब में जो है रोशनी तो हमें दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सबके पास खुद की रोशनी नहीं है। बहुत के पास है भी और बहुत के पास नहीं भी है। जैसे चंद्रमा हमको रात में चमकते हुए दिखाई देता है, जबकि चंद्रमा एक उपग्रह है। उसके पास ना अपना कोई ऊष्मा है, ना कोई उसका टेम्परेचर हाई है जिससे वो प्रकाशित हो। वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें दिखता है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ेगा, उसके बाद हम वो पृथ्वी पे आएगा, उसके बाद हम चंद्रमा को देख पाएंगे। ये आगे आने वाली चैप्टर्स में हो सकता है तो हम आपको बताएंगे भी, वहाँ आपको डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा के पास नहीं है, उसी प्रकार से अन्य तारों के कुछ तारे उनको नहीं करेंगे। कुछ पिंड है जिनके पास वैसा खुद का रोशनी नहीं है, तो वो इसमें बोला गया है। चलिए अब आगे देखते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियां में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकेंगे। कौन किस वाली रात को? अमावस्या वाली। क्योंकि जब अमावस्या वाली रात है तो पूरी चंद्रमा नहीं होता है, लेकिन जो दूसरे तारे हैं वो हमें दिखाई देता है, और क्योंकि आसमान साफ होता है तो फ्रेश दिखाई देता है। तो आप चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा, सूर्य का जब छाया चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा से फिर पृथ्वी पे आता है तो हम देख पाते हैं। लेकिन अलग अलग उनकी स्थितियां होती है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं सौर मंडल में सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा पृथ्वी का। तो इससे होता कि ये है कि सूर्य का रिफ्लेक्शन जो है, जितना भाग से पर के ट्रांसफर होगा पृथ्वी पे, हम उतना ही भाग को देख सकते हैं। तो इसी कारण अलग अलग दिन चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां दिखाई देती है। तो जब चंद्रमा पूर्ण रूप से बड़ा दिखाई देता है, वो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून कहते हैं, जो महीने में एक बार होती है। और जिस दिन हमें कुछ नहीं दिखाई देता है उसे हम अमावस्या कहते हैं। वो पूर्णिमा के 15वें दिन होता है, लगभग 15-15 दिन पे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इस सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर छोटी चमकने वाली वस्तुएं हैं, अगर उसमें कोई ज्यादा चमकने वाली वस्तु आ जाए तो छोटी चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं।
सूर्य बहुत तेज है और चमकता भी है, दिन के समय बहुत रोशनी हो जाती है और बहुत रोशनी होने के कारण क्या होता है, हम चंद्रमा को सही से नहीं देख पाते। चंद्रमा को भी नहीं देख पाते हैं, उसके बाद हम जितने छोटे-छोटे चमकने वाले तारे भी हैं, उन्हें भी हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूर्य, चंद्रमा एवं सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खगोलीय पिंड का एक आपको परिभाषा मिल गया। खगोलीय पिंड क्या है? ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सूर्य, चंद्रमा तथा सभी वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं हैं जो अपना पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी पर भी जितने भी वस्तु देख रहे हैं, सब क्या है? खगोलीय पिंड है। पृथ्वी भी क्या है? खगोलीय पिंड है। चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है। सूर्य भी है। मंगल, जितने ग्रह है उसके साथ जितने तारे हैं, सब क्या है? खगोलीय पिंड है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं? वैसे खगोलीय पिंड, ऐसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश हो। तो प्रकाश होगा, किस चीज से प्रकाश होगा? उसमें हीट ज्यादा होगा। हीट ज्यादा होगा तो प्रकाश होगा। तो वैसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी प्रकाश हो और बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करे, वो क्या है? वो खगोलीय पिंड तारा है। क्योंकि ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, कोई ऊष्मा नहीं होता है। तो यहां से आपको एक बेसिक तारा का डिफिनीशन भी मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा भी अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर हमसे तारा पूछा जाए तो सबसे नजदीक तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य के बाद ही दूसरा कोई तारा है। सूर्य भी एक तारा है, दूसरा भी तारा है। तो सब तारे उतना ही प्रकाशवान और उतना ही तेज होते हैं। कोई कोई तो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान और तेज है, लेकिन उसकी स्थिति जो है वो पृथ्वी से बहुत दूर है। बहुत दूर होने के कारण पृथ्वी पे उसका रोशनी या ऊष्मा आने आते आते उसका क्षोभ हो जाता है, बहुत कम मात्रा में आता है, जिससे हम कुछ अनुभूति नहीं होती है। वही रात के समय हम टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। लेकिन सूर्य नजदीक है, बहुत तेज जलता भी है, तो इसके कारण क्या होता है? हम लोग उसको क्लियर वे में देख सकते हैं। उसकी जो ऊष्मा है वो भी पृथ्वी पर आती है। तो आपसे एक क्वेश्चन भी बनता रहता है यहाँ से कि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन है? तो कौन है सबसे नजदीक तारा? सूर्य है। आगे देखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यंत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है? ये समझाने के लिए है कि दूर से कोई वस्तु को देखेंगे तो वो छोटा दिखाई देगा, क्योंकि अगर एक हवाई जहाज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वही हम आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल। एक नया वर्ड है नक्षत्र मंडल। इसको आप देखिएगा कि नक्षत्र मंडल होता क्या है। तो क्या होता है? तारों का समूह है जो विभिन्न पैटर्न बनाते हैं। तो वही पैटर्न का जो समूह है उसी को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं उसी समूह को। नक्षत्र मंडल, 2 नक्षत्र मंडल इसमें नाम दिए हुए है, अर्सा मेयर और बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। कौन सा? अर्सा मेयर और बिग बियर। इस प्रकार के एक अन्य नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। कौन कौन से है? सप्तऋषि। सप्तऋषि नाम से ही हो रहा है कि 7 इसमें तारे हैं, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। यानी सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब ऋषि। तो यही 7 तारों का समूह है जिसको एक नाम दिया गया है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का भाग है। अर्सा मेयर का ही भाग है ये सप्तऋषि। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए।
आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप छत पे जा करके आप देख सकते हैं रात्रि के समय कि कितने तारे का पैटर्न बना हुआ है और किस प्रकार से बना हुआ है। वो देख करके आप वहां से भी आप पता कर सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि दिन के समय तो दिशा का निर्धारण सूर्य से कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का उदय जो होता है पूर्व दिशा से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा से होता है। लेकिन अगर हम कहीं हैं, अगर रात हो गया हुआ है तो फिर कैसे पता होगा? उस समय तो सूर्य नहीं रहेगा। तो उस समय दिशा का ज्ञान लेने के लिए, दिशा को पता करने के लिए तारों को, पैटर्न को देखा जाता था। जैसे उसी में एक फेमस तारा है, कौन सा तारा? उत्तरी तारा, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता था। अगर हम उत्तर दिशा की ओर खड़ा हो जाए तो हमारे दाहिने हाथ किस दिशा को बताएगा? पूर्व को, और बाएं पश्चिम को, और पीठ किस चीज को? दक्षिण को। तो हमें दिशा का ज्ञान हो जाएगा एक तारे से। तो ये भी इम्पोर्टेंस है। आप याद रखिए कि ध्रुव तारा, आपसे पूछा जाएगा कि ध्रुव तारा किस दिशा की ओर होता है? तो उत्तर दिशा की ओर। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं, मैं बताता हूं किस प्रकार से। देखिए, यहाँ सप्तऋषि, अगर आप आसमान में देखेंगे तो सप्तऋषि तारा मंडल आपको दिखेगा, जैसे जिसमें 7 तारा होता है। ठीक, अगर सप्तऋषि में से 2 तारों को अगर आप एक सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके सामने जो एक तारा आपको नजर पड़ेगा उत्तर दिशा की ओर, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। वो थोड़ा ज्यादा तेज चमकता भी है। तो आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। अभी कभी रात में जाकर के छत पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, आपको वो दिख जाएगा। किसी साफ दिन कीजिएगा, जिस दिन अमावस्या हो। अमावस्या को क्या होता है कि आसमान साफ होता है, आसमान साफ होने के कारण आपको जो है आसानी से दिख जाएगा। प्राचीन समय में ये हो गया था, इतना में ये हम बता ही दिए कि ध्रुव तारा को किस प्रकार से आप पहचानेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। तो आपको ग्रह का एक डिफिनीशन भी मिल गया, एक बेसिक डिफिनीशन है। आगे आने वाली कक्षा में हम इसका हाई डिफिनीशन पे जाएंगे। तो पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी के पास ना ही अपना कोई ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश है। वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होगा पृथ्वी? अगर हम चंद्रमा पे रहें, अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य क्या होता है? पृथ्वी पे पड़ता है, फिर पृथ्वी की रोशनी चंद्रमा पे जाएगा, तो फिर वहां के जो लोग हैं, या वहां से देखा जाए तो वो पृथ्वी दिखाई देगा, वो भी नीले कलर की। आगे देखते हैं। यह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा प्लेंटाई, प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। प्लेनेट का अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसा कि इसमें बताया भी कि ग्रह के पास न ही अपना प्रकाश होता है और न ही ऊष्मा होता है। ग्रहों को एक दूसरे तारे पर निर्भर रहना पड़ता है, ऊष्मा के लिए भी और प्रकाश के लिए भी। जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की सतह जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा से अगर हम देखें तो चंद्रमा के जैसे चमकती हुई प्रतीत होगी, लेकिन क्या है? पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होगा। यहाँ हम आपको सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल दिखाते हैं। आप देखिए, सौर मंडल जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? सूर्य और ग्रह और उपग्रह। तो हम अभी उपग्रह को ध्यान में नहीं देंगे, अभी उपग्रह को नहीं देखेंगे। अभी किस चीज को देखेंगे? सूर्य और ग्रह को। और किस चीज को? और क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि हमने बताया कि सौर मंडल के प्रधान में कौन है, केंद्र में कौन है? तो वो है सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जिसके चारों ओर ग्रह और उपग्रह और उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह
चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती है जो बीच में है, वो ग्रहों, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह है। प्लूटो को हटा दिया गया है, उसके बाद 8 ग्रह है, जिसको ग्रह में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सी ग्रह? एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। ये एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है, उसके जो अंदर वाले ग्रह हैं, सूर्य के जो पास वाले ग्रह हैं, उसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और सूर्य के जो दूर वाले ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह के बाद वाले जो ग्रह हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक, तो अब कितने कितने हैं? आंतरिक ग्रह भी 4 हैं और बाह्य ग्रह भी 4 हैं। और बाह्य ग्रह जितने भी ग्रह हैं वो सब बड़े बड़े हैं, तथा आंतरिक ग्रह क्या है? वो छोटे हैं। जैसे आप आंतरिक ग्रह देखते हैं, जैसे सबसे सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। उसके बाद मंगल। तो पहले आप 4 याद करेंगे। कौन कौन सी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आपको याद करना पड़ेगा। आप शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाइए, ट्रिक्स के कुछ नहीं होने वाला है। आप ट्रिक्स याद करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और भूल भी जाएंगे। अगर आप एक बार इसको माइंड में बैठा लेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको आप अपने माइंड में बैठा लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आपको कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको बार बार ये परेशान करेगा, और आप ये समझे रहेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन होगा चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी है, सॉरी, सूर्य है। सूर्य क्या है? तारा है। तारा के चारों ओर सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह 2 प्रकार है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। क्षुद्र पेटी के जो अंदर वाले 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और क्षुद्र पेटी के बाहर वाले जो ग्रह है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। सूर्य के आंतरिक ग्रह में 4 है जो सूर्य के नजदीक है। तो आप एक क्रम से याद रखिएगा, दूरी के क्रम से। सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। कौन कौन से हैं? एक बार रिपीट कीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार से आप देखिएगा। उसके बाद मंगल के बाद क्या आ जाएगा? क्षुद्र ग्रह की वो पेटी आ जाएंगी। उसके बाद बाह्य ग्रह होगा। अब हम देखते हैं कि बाह्य ग्रह में कौन कौन होगा। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आप इसको एक साथ याद रखेंगे। कैसे? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप 8 को एक साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? आप बोल करके। पहले 4 है। कौन कौन 4 है? पृथ्वी, सूर्य के बाद, सूर्य के केंद्र के बाद, सूर्य से नजदीक दूरी के हिसाब से आप याद करिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह में क्या है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आप इस प्रकार से याद करिएगा। आपको हिंदी में याद करना हो तो अरुण वरुण लास्ट में लगा दीजिएगा, यूरेनस और नेपच्यून की जगह। आप जैसे याद करें। और यहाँ से 2 फैक्ट्स आप और याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्षुद्र पेटी जो होता है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? वही क्षुद्र पेटी है। तो आप जैसे हम याद भी करवाए हैं, लास्ट वाला क्या रहा था? मंगल। और बाह्य ग्रह का फर्स्ट वाला बृहस्पति। तो इस दोनों के बीच में क्या है? क्षुद्र पेटी है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। अगर आपसे पूछा सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, जो अभी हम याद कराए हैं दूरी के अनुसार। एक चीज आप और याद रखिएगा यहाँ से, एक फैक्ट्स और। एक फैक्ट्स क्या? जो जितना नजदीक रहेगा उतना तेजी से चक्कर अपना पूरा कर लेगा। यानी बुध क्या है? सूर्य के बहुत नजदीक है, तो सूर्य का चक्कर बहुत कम दिनों में ही पूरा कर लेगा, क्योंकि इसको पास कम ही दूरी तय करना है। और जो बहुत दूर है नेपच्यून, इसको दूरी बहुत अधिक ट्रैवल करनी है। अधिक ट्रैवल करनी है यानी सबसे ज्यादा समय इसी को लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आसमान में हमें चंद्रमा दिखाई देता है।
चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है। जैसे ग्रह का एक डिफिनीशन हम बताए थे कि ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये चंद्रमा जो है इसके पास भी कोई भी ना प्रकाश है ना ऊष्मा है, लेकिन ये भी चक्कर लगाता है। लेकिन ये सूर्य का चक्कर नहीं, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते लगाते वो साथ में सूर्य का भी चक्कर लगा लेता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब नेक्स्ट देखते हैं सौर मंडल, जो अभी हम आपको बताए। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये तो हमने बता ही दिया। और एक और चीज है या क्या आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंस हो जाता है कुछ आपको नॉलेज में इंप्रूव करने के लिए। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब आप सूर्य के बारे में एक छोटा सा नॉलेज है जो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, जो मैंने बताया। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यह सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य के बारे में हमें नॉलेज करता है, क्या क्या इसमें नॉलेज देता है। फर्स्ट है, सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है। दूसरा जो है ये बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है, और इसका खुद क्या अपना प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है। तीसरा जो है बहुत ज्यादा द्रव्यमान होने के कारण इसमें खिंचाव बल जो है बहुत अत्यधिक है, जिसके कारण जितने भी ग्रह और उपग्रह है सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। चौथा पॉइंट है, इस पे बहुत ऊष्मा होने के बाद भी पृथ्वी पर ऊष्मा का महसूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना दूर होने के बाद ही पृथ्वी पर जो उसका प्रकाश और ऊष्मा का मात्रा है जो कम है, जो हमारे लिए फायदा ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। दूरी के अनुसार है, ये मैंने बताया ही। ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो कोई काम की है नहीं। आप शॉर्ट ट्रिक्स हम कहेंगे ना याद कीजिए तो ही ठीक है। सौर मंडल में सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ता दीर्घवृत्ताकार है। आप देखिए कि मैंने तो बताया कि गोल मतलब सूर्य के चक्कर चारों तरफ कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन उसका जो पथ है वो गोलाकार न होकर के दीर्घवृत्ताकार है। ये कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। और वृत्त उसका कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अपनी कक्षा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लेता है। बताया, जो नजदीक रहेगा वो कम दिन लेगा, जो दूर रहेगा वो ज्यादा दिन लेगा। शुक्र को पृथ्वी का लगभग जुड़वा माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ये आप ध्यान में रखिएगा। शुक्र ग्रह जो है दूरी के अनुसार हम क्या बताए थे, एक बार और आप रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। क्या क्या था? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्या था? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, या यूरेनस, नेपच्यून। आप इस प्रकार से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जब बैठक हुई थी अगस्त 2006 में, तो इसे क्या किया था? बौने ग्रह की कैटेगरी में रख दिया था। तो आप क्या क्या दो और फैक्ट्स यहाँ से याद रखेंगे। एक तो बौने ग्रह की कैटेगरी में किसको? प्लूटो को भी रख दिया था। दो और अन्य है। एक का नाम है 2003 UB 313 ये, और सिरसा। ये क्या है? ये खगोलीय पिंड है जिसको बौने ग्रह में रख दिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। मैंने बताया आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में क्या है? 5वां। ये अभी आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुव के पास कैसे चपटी है? पृथ्वी के आकार लगभग इस प्रकार है। यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुव के पास क्या है? थोड़ा सा चपटा हुआ है। और विषुवत वृत्त क्या है? इसका थोड़ा बड़ा है बीच में। तो इसी के कारण जो पृथ्वी का आकृति है इसको क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। जियोइड, भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी का समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडी।
क्यों? क्योंकि सूर्य से एक जितने भी आदर्श स्थिति है उस स्थिति में है, तो इसीलिए जीवन का जो संभावना है वो पृथ्वी पर बढ़िया हो पाता है, क्योंकि ना यहाँ ज़्यादा अत्यधिक गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडा है। इस कारण से यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर? नीले रंग की, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ आपको लाइट की स्पीड दिया हुआ है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगर आपसे प्रकाश की गति पूछे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड होता है, आपको साइंस में पढ़ना है। रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पे गए थे। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चंद्रमा के बारे में कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। जैसे अन्य पिंड तो हमें बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, और चंद्रमा इतना छोटा होने के बावजूद हमें इतना बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए हमें क्या, ये बड़ा दिखाई देता है। ये लगभग हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य की चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ आप एक फोटो देख सकते हैं जो क्या है, अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का एक फोटो है। उपग्रह, उपग्रह क्या है? उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। उपग्रह जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक एक चंद्रमा है, और एक होता है मानव निर्मित। जो मानव क्या करता है, उपग्रह को एक बना करके, आर्टिफिशियल बना करके उसको लॉन्च करके पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाता है, ताकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाए। उससे हमें कितने लाभ है, जैसे जितने हमारे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे आप लोग टेलीविजन देख रहे हो, कोई रडार सिस्टम हो, कोई संचार के लिए साधन हो, इस सब में हमें इससे फायदा मिल जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। आप समझे? 27 चंद्रमा की 2 गतियां है। कौन महत्व इंपॉर्टेंट गतियां है, वैसे गतियां कितनी हो जाती है इसको आने वाली कक्षा में हम डिफाइन करेंगे, कितनी कितनी प्रकार की गतियां। एक वैसी गतियां है जो अपने ही, जिसपे है लट्टू के समान गोल गोल अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है। किस समान? लट्टू के समान। और दूसरी क्या है, वो लट्टू के समान घूमते घूमते वो पृथ्वी की भी परिक्रमा करती रहती है। क्या करती है? परिक्रमा करती रहती है। किसकी? पृथ्वी की भी। तो उसके जो अपने अक्ष पर जो घूमता है उसके घूमने का टाइम और उसके साथ पृथ्वी का चक्कर लगाने का टाइम दोनों क्या है? समान है, 27 दिन का। और जब ऐसे करके ही घूमते रहेगा तो क्या हो जाता है कि उसका हमेशा पृथ्वी से एक भाग ही दिखाई पड़ता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है। तो हम पृथ्वी से केवल और उसका केवल एक ही भाग देख पाते हैं हमेशा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जैसे कि हम दिन में चंद्रमा या पूर्णिमा को चंद्रमा देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? छोटे छोटे हमें धब्बा दिखाई देता है। वो धब्बा क्या है? वहां की पर्वत है और गड्ढा है, इस कारण से वो गड्ढा हमें दिखाई देता है। अब नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किन पिंडों को? जो तारा, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड है, जो किसी ग्रह या उपग्रह या तारों का ही भाग होता है, जो उसे टूट करके अलग होकर के परिक्रमा करते रहता है, तो वो क्या है? क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है।
इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। उल्का पिंड भी क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर नुमा है, जो क्या होता है, ग्रह या उपग्रह से कभी टूट करके अलग हुए हैं, तो वो किसी भी ग्रह या तारे पर गिरते रहता है। जैसे कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरता है। तो उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वो नष्ट होने लगता है। तो कभी कोई बड़ा उपग्रह है तो नष्ट पूरा नहीं हो पाता है, तो पृथ्वी पर गिर जाता है, नहीं तो वो हवा में ही, छोटा रहा तो हवा में ही नष्ट हो जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इसी प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, कि ये चौड़ी जो सफेद पट्टी है वो एक नदी के समान दिखाई, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा। और आकाश गंगा किससे बना होता है? आकाश गंगा करोड़ों तारों से, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, जिसमें है उसी सबसे बना हुआ है। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी जुटे हैं कि ब्रह्मांड की कल्पना की जा सके, क्योंकि अभी बहुत इसमें बहुत जानना है, क्योंकि ब्रह्मांड का प्रसार जो है अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? तो वहाँ क्यों नहीं बता सकते हैं? हम जो है कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी कहाँ है? सौर मंडल में। और सौर मंडल कहाँ है? आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। फ्रेंड्स, आज यहाँ का आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, और ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिसका उत्तर शायद आपको मिल गया होगा। जैसे ग्रह और तारों में क्या अंतर, जैसे कि मैंने बताया, ग्रह के पास अपना प्रकाश और उसमें नहीं होता है, तारों के पास ये दोनों होता है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल एक सूर्य, ग्रह और उपग्रह का एक समूह है, जो ग्रह और उपग्रह क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वही सौर मंडल है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं, पृथ्वी का अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि 27 दिनों में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है और पृथ्वी का चक्कर भी उतने ही दिनों में लगा लेता है। ब्रह्मांड क्या है? असंख्य आकाश गंगाओं, तारों, ग्रहों सबका क्या है? समावेश जो है वही है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। हमने आपको इसमें मिला भी था कि शुक्र ग्रह को जुड़वा माना जाता है, क्योंकि दोनों की बनावट सब चीज एक ही है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार। ध्रुव तारे किस दिशा की ओर इंगित होता है? उत्तर। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये हम आपको बताए थे। इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और बिना चीट किए खाली स्थानों को भरें। का एक समूह जो भिन्न रूपों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे नक्षत्र कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली वो क्या कहते हैं? तारों का अगर बहुत बड़ा प्रणाली है तो उसे क्या कहेंगे? तारों का बहुत बड़ा प्रणाली है, उस सबको मिल करके क्या बनेगा? आकाश गंगा बनेगा, मिल्की वे बनेगा। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? मून है, यानी चंद्रमा है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? पृथ्वी है। ग्रहों के पास अपनी उष्मा हो जाएगा, इसमें इस उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।